तो हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं माध्य मुक्त पथ, श्रांतिकाल, अपवाह वेग, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, धारा घनत्व और गतिशीलता। यानी जो 6 टॉपिक है हम इस वीडियो में देखेंगे। जो इन 6 टॉपिक में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो जाता है, यह वाला अनुगमन वेग और धारा में जो संबंध होता है वो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। कभी कभी ये दे देता है डिराइव करने को हमारे बोर्ड के पेपर में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो हम इस चीज़ को देखेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी कोई धातु में हम लोग आवेश किस तरह होता है तो हम बोलेंगे कि धातु में जो आवेश होता है या बोले तो इलेक्ट्रॉन का सागर होता है या इलेक्ट्रॉन का बादल होता है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हम बोलेंगे कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये अनियमित गति से इधर उधर मोशन करते रहते हैं, यानी वह अनियमित गति से इधर उधर जाते रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं होते कि हम इसका दिशा ज्ञात कर पाएँ, लेकिन एक चीज़ था हम लोगों को कि हमें इनका औसत वेग पता था, यानी औसत ऊष्मीय वेग जो हमें पता था वह था, इनका औसत ऊष्मीय वेग था हमारा 0 के बराबर। 0 क्यों आया था? क्योंकि हमारा तार में कोई भी विद्युत धारा नहीं बह रही थी। जब हमने इसके चारों तरफ हमने एक पोटेंशियल लगा दिया, इधर प्लस लगा दिया, इधर माइनस लगा दिया, तो जिसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बनेगा और हमारा इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करेगा। जब यह गति करेगा तो इलेक्ट्रॉनों में कुछ विस्थापन होता है या कुछ वेग आ जाता है, जिस वेग को ही हम बोलते थे अनुगमन वेग। जब यह अपने आप रैंडम मोशन कर रहे होते तब जो वेग होता था उसको हम बोलते थे ऊष्मीय वेग। तो हमारा ऊष्मीय वेग कितना होता था? तो हम बोले थे कि हमारा ऊष्मीय वेग होता था तकरीबन 10 के पावर 5 मीटर प्रति सेकेंड, और हमारा अनुगमन वेग होता था कितना? बिल्कुल सही, अनुगमन वेग होता था 10 के पावर माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड। तो अब हमें ये चेक करना है या हम लोग पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग का धारा में संबंध क्या होता है, इस चीज़ को निकालेंगे। तो उससे पहले हमें समझना होगा कि माध्य मुक्त पथ क्या होता है। अब हम समझते हैं, जब किसी धातु या तार में जब हम इलेक्ट्रॉन को देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर का इलेक्ट्रॉन लाइन से रहेगा। अब आगे का इलेक्ट्रॉन देखते हैं। अब देखिए, जब यह इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें विद्युत विभव लगा देते हैं या बैटरी लगा देते हैं तो यह इलेक्ट्रॉन बाहर जाने की कोशिश करे, मतलब धन की तरफ जाने की कोशिश करेगा, दाईं की तरफ। तो अब हम देखेंगे कि यह हो सकता है कि जो पहले इलेक्ट्रॉन अनियमित गति कर रहे थे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हो सकता है यह इलेक्ट्रॉन आगे से टकरा जाए, यह आगे वाला अपने आगे वाले से टकराए, बगल वाले से टकराए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आपस में टकराते रहते हैं, मतलब यह इससे टकराएगा, यह इससे आगे टकराएगा, यह इससे आगे टकराएगा, मतलब एक आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा फिर पीछे वाला जाएगा। यूँ कहें कि जब तक इसमें टक्कर के पश्चात ये जो ऊष्मीय वेग होता है इतना तेज होता है कि आगे से टकरा जाएगा। अब आगे से टकराएगा तो उसका वेग चेंज हो जाएगा, मतलब उसकी दिशा चेंज होगी तो वेग भी चेंज हो जाएगा। तो हो सकता है आगे के बजाय पीछे आ जाए, पीछे जाता है वो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन से टकरा जाए। तो इस तरह जब बार बार टकराता है तो इसका जो औसत ऊष्मीय वेग होता है या जो ऊष्मीय वेग इलेक्ट्रॉन का होता है वो औसत उसकी ऊष्मीय वेग निकालेंगे तो वो 0 हो जाता है, क्योंकि वो आगे जाता है फिर टकरा के पीछे आ जाता है। इसी तरह हम जब बैटरी लगा देंगे तो एक ही दिशा में धीरे धीरे जाते हैं, धीरे धीरे मतलब 10 के पावर माइनस 4 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से जाएंगे। जब यह इस रफ्तार से जाएंगे तो हो सकता है आगे वाले से एक सीधा में टकराएंगे, यह आगे वाले से टकराएगा, यह वाला अपने वाले आगे से टकराएगा, यह वाला अपने वाले से टकराएगा। तो इसी हिसाब से देखें कि इन दोनों यानी 2 टक्करों के बीच, या यूँ कहें कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाकर इतने में जो टकराएगा तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी है यही हमारा कहलाएगा माध्य मुक्त पथ, यानी 2 क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी क्या कहलाती है हमारी? बोलेंगे 2 क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी कहलाती है हमारा माध्य मुक्त पथ। यानी जब इलेक्ट्रॉन का 2 टक्करों के बीच यानी 2 क्रमागत टक्कर, हो सकता है कि यह इलेक्ट्रॉन यहाँ भी टकरा जाए, तो हमें यह वाला नहीं लेना है, हमें सिर्फ इसके क्रम से आगे जो आएगा इलेक्ट्रॉन उसको लेना है। यानी यह इलेक्ट्रॉन जब इससे टकराएगा और इनके बीच की जो दूरी आएगी तो हम उनका माध्य निकाल लेंगे। सबका दूरी निकालने के बाद माध्य निकाल लेंगे, तो जो दूरी आएगी उसे हम बोलेंगे माध्य मुक्त पथ। उसी तरह हमारा श्रांतिकाल क्या होता है? तो हम कहेंगे कि यह इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएगा इसमें टकराएगा तो यहाँ जाने में कुछ समय लगेगा, तो उसी समय को हम बोलते हैं श्रांतिकाल। तो हमारा श्रांतिकाल क्या हो जाएगा? तो बोल देंगे 2 क्रमागत टक्करों के बीच लगा समय या बीच का समय अंतराल क्या कहलाता है? हमारा श्रांतिकाल कहलाता है। तो हम श्रांतिकाल को प्रदर्शित करते हैं टाउ से, जिसे हम बोलते हैं टाउ।
यानी टाउ, यानी यहाँ टी बना के थोड़ा सा इसको मुड़ा देते हैं तो बन जाता है हमारा टाउ। तो अब हम लोग आगे देखने जा रहे हैं, हमारा माध्य मुक्त पथ हो गया, दो क्रमागत टक्करों के बीच की दूरी माध्य मुक्त पथ कहलाती है। श्रांति काल क्या होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच जो लगेगा समय उसे को हम बोलते हैं श्रांति काल। हम लोग माध्य मुक्त पथ श्रांति काल को देख चुके हैं, यानी माध्य मुक्त पथ और श्रांति काल देख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं अपवाह वेग या अनुगमन वेग क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग हमने बताया था कि जब हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र, यानी जब भी हम किसी चालक तार में कोई भी बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं, यानी हम उसमें विभव में जोड़ देते हैं, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यह विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अर्थात धन की तरफ जाने लगते हैं और ये बहुत ही धीमी गति से जाते हैं और इसी गति को हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो उसका डेफिनेशन क्या दिया है कि वह वेग जिसके द्वारा चालक यानी तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, यानी यह जो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन है यह जब जाएगा तो अपने जिस भी परमाणु से निकल आता, तो हम बोलेंगे तार किससे मिलकर बना है, तो परमाणुओं से बना है। यह परमाणु बीच में नाभिक होगा और जब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा और ये जो बचेगा यह धनायन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसकी वजह से इस पर धन आवेश आ जाएगा। क्योंकि यह परमाणु होता है इसलिए हम आयन बोल देते हैं, यह धनायन। तो जब यह मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो जब आगे जाएगा इसी तरह टकराते हुए उसकी दिशा चेंज हो सकती है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है ये क्या करता है, इसको जो इलेक्ट्रॉन जो टकरा रहा होता है उसमें वेग से, तो इसको धीरे धीरे अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो वही चीज़ दिया है कि चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, यानी इस परमाणु यानी जो धनावेशित परमाणु हो गया है इलेक्ट्रॉन के निकलने से उससे टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, यानी हमने एक बैटरी लगाया तो उसी की वजह से यह जाता है। तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं, उसे अपवाह वेग कहते हैं। यह चीज़ क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम किसी चालक तार में बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अंदर जो परमाणु होते हैं जो धनावेशित होते हैं जिसे हम धनायन कहते हैं उससे टकराते हुए किसी तरह आगे जाते हैं। वो आगे क्यों जाते हैं, क्योंकि उसका जब बैटरी जोड़ेंगे तो एक वैद्युत क्षेत्र बन जाएगा, उसी वह वैद्युत क्षेत्र इन इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाने लगेगा जिसकी वजह से ये आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध क्या है। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा अनुगमन वेग है, यानी जो अनुगमन वेग है, अनुगमन वेग को हम प्रदर्शित करते हैं वीडी से। यहाँ वी सफिक्स डी होना चाहिए। हम कभी कभी यह भी लिख देते हैं वीडी, तो ये गलत हो जाता है क्योंकि वीडी हम कभी लगता है कि ये दो चीज़ होगी, तो हम वीडी जब भी इस तरह लिखना तो ये गलत होगा। वीडी हमें लिखना होगा इस तरह, नीचे सफिक्स दिया रहेगा, तो ये वाला सही है, ये वाला गलत है। तो अनुगमन वेग को हम लिखते हैं वीडी से। अच्छा, मान लेते हैं इसका अनुगमन वेग, जो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग वीडी है और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, बैटरी लगाएं तो धारा तो प्रवाहित होगी, तो जो विद्युत धारा है वो मान लेते हैं हमारा कितना है, आई है, ठीक। और हम जब भी कोई तार दिया रहेगा तो हमें एक चीज़ पता रहेगा कि इस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब कितने हैं, n हैं। अब इसके द्वारा मान लेते हैं समय t है, यानी हम यूँ कहें कि t समय में इसमें इस तार में विद्युत धारा I प्रवाहित होती है और उसमें इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd है और तार का मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति मीटर क्यूब n है। तो इसमें हमें विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध निकालना है। तो हमें एक चीज़ पता है कि विद्युत धारा जो होती है उसका मेन फार्मूला क्या था कि विद्युत धारा I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर यानी Q/T। यानी अगर हम आवेश निकाल दें, यानी अगर हम Q निकाल लें, आवेश हमें पता चल जाए तो आवेश में हम समय से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, हमारा विद्युत धारा निकल जाएगा। तो आवेश कैसे हम निकाल लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि T समय में क्या कहते हैं, T समय में हमारा जो इलेक्ट्रॉन है यह कुछ दूरी तय करेगा। तो मान लेते हैं यह x दूरी तय करेगा। तो यह x दूरी कितना होगी, तो हम बोलेंगे कि दूरी ये कितना हो जाएगा, वेग गुणे समय, यानी बोल देंगे Vd × T। यानी चाल या जो वेग में समय से गुणा करेंगे तो इसके द्वारा चली गई दूरी या वेग विस्थापन ज्ञात हो जाएगा हमें। अब दिशा हमें पता तो इसको दूरी भी बोल सकते हैं, विस्थापन भी बोल सकते हैं। तो हमारा दूरी पता चल जाएगी, x कितना होगा, Vd × T हो जाएगा। ये कितने समय में चली गई है, T समय में चली गई है। और हमको पता है कि जो तार हम लोग लेते हैं वो तो हमें फिक्स रहता है क्योंकि उसकी मोटाई हमें फिक्स होती है। तो हम मान लेते हैं कि इस तार की मोटाई कैपिटल A है, तो इसकी लंबाई हम बोल देंगे कि इतनी दूरी चली गई, मोटाई कैपिटल A है, यानी हमारी मोटाई A आ गई। तो हम बोलेंगे आयतन कितना हो जाएगा तार का, तो हम कहेंगे आयतन हो जाएगा हमारा क्षेत्रफल, यानी जो मोटाई है यानी क्षेत्रफल गुणे लंबाई।
तो हम बोल देंगे हमारा आयतन हो जाएगा ए गुणे एक्स, हमारा मान कितना हो जाएगा ए गुणे वी डी गुणे टी, यानी हमारा आयतन कितना आ जाएगा ए वी डी टी। अच्छा, अब हमारा आयतन पता चल गया तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि हमारा मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति मीटर क्यूब यानी प्रति एकांक आयतन में यन है, तो इतने आयतन में कितना होगा, तो हम बोल देंगे कि आवेश बराबर कितना हो जाएगा, आवेश है ना, या तो हम बोल देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो बोल देंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारा, यानी इसमें यन से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा यन गुणे ए वी डी टी, यानी यन ए वी डी टी। यह कैसे आया, देखिए हमारा आयतन इतना आया है और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है यन प्रति मीटर क्यूब आयतन में, यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यन है, तो इतने आयतन में कितना होगा, तो हम बोलेंगे यन से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यन ए वी डी इंटू टी। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई हमें, यह संख्या है, तो हमें आवेश पता करना है, तो आवेश पता करने के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे, तो हमारा कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो हमारा कुल आवेश हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी यन ए वी डी टी गुणे इलेक्ट्रॉन का आवेश ई, यानी कितना हो जाएगा यन ई ए वी डी इंटू टी। अब हमारा कुल आवेश पता चल गया कितना है यन ई ए वी डी टी, तो अब हम विद्युत धारा में जो आवेश का मान था Q उसमें हम यही मान रख देंगे, तो हमारा विद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा, तो I बराबर हो जाएगा Q बटे T, यानी Q कितना हो गया यन ई ए वी डी इंटू टी, तो हो जाएगा बटे T, तो हमारा I कितना हो जाएगा, हमारा I हो गया यन ई ए, अच्छा T से T कैंसिल, तो कितना हो जाएगा वी टी, या बोल देंगे कि विद्युत धारा I बराबर कितना हो जाएगा यन ई वी डी इंटू एरिया ए, आई बराबर यन ई वी डी ए, यानी जब भी हमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या यह दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता रहेगी, तो हम तार का मोटाई ज्ञात कर सकते हैं अगर विद्युत धारा दिया। तो इसका एग्जांपल देखिए कि हमें तार की मोटाई ज्ञात करनी हो, तो हो सकता है हम नाप लें, हो सकता है ना नाप पाए, तो हम लोग क्या करेंगे विद्युत धारा, अभी देखिए इसमें 5 चीज़ें आ गई हैं, एक विद्युत धारा है, यन है, ई है, वी डी है, ए है, इनमें कोई एक गायब कर देगा वही हमसे पूछेगा, जनरली हमें से विद्युत धारा ही पूछेगा, बाकी चीज़ अगर पूछ दिया तो हम लोग क्या करेंगे पक्षांतर करके निकाल लेंगे। तो ये जो हमारा सब समीकरण आ गया कि आई बराबर यन ई वी डी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समीकरण हो जाता है, तो हम बोल देंगे कि हमारा विद्युत धारा कितना हो जाएगा, तो विद्युत धारा आई बराबर यन ई ए वी डी, या इसी को हम बोल देते हैं हिंदी में एक तरीका याद करने का यन ई वी डी ए, तो हम इसको देखेंगे क्या लिखा है यन ई, तो बोल देंगे ये लिखा है नेवडा, नेवडा। तो जब भी हमें याद करना हो कि विद्युत धारा कितना होगा तो हम बोल देंगे आई बराबर हो जाएगा नेवडा, नेवडा क्या है, तो बोलेंगे यन ई ने वी डी ए वडा, यानी नेवडा, नेवडा मतलब क्या हो जाएगा विद्युत धारा, समझ में आएगा। अब हम आगे देखने जा रहे हैं कि धारा घनत्व क्या होता है, तो अब देखते हैं धारा घनत्व, यहीं से हम लोग देख लेते हैं धारा घनत्व क्या होता है। तो धारा घनत्व बोलते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा को बोलते हैं धारा घनत्व, यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है हमारी, धारा घनत्व कहलाती है, धारा घनत्व। इसे धारा घनत्व को हम स्मॉल जे से लिखते हैं, तो स्मॉल जे धारा घनत्व स्मॉल जे कहलाती है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका समीकरण क्या हो जाएगा। तो हमें पता है धारा का समीकरण क्या होता है, धारा का बिल्कुल नेवडा यानी यन ई वी डी इंटू ए, और प्रति एकांक क्षेत्रफल, और हमारा क्षेत्रफल कितना है, तो हम बोल देंगे हमारा क्षेत्रफल दिया है, तार का क्षेत्रफल कितना है यानी ए। अच्छा, यहाँ जो क्षेत्रफल है किसका है, ये तार का क्षेत्रफल है, यानी ये तार का ही क्षेत्रफल हमें निकालना है कि तार की ये मोटाई जो होगी उसी को बोलेंगे। हम चाहे तो यह वाला क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यह वाला निकालना है कि उसका जो अनुप्रस्थ काट होगा, यानी अगर देखिए अगर ये हमारा तार है, यह अगर हमारा तार है तो हम लोग क्या करेंगे इस तार को एकदम इसके लंबवत काटेंगे, ऊपर से एकदम नीचे एकदम लंबवत काटेंगे, तो ये कुछ इस तरह दिखेगा, तो ये बोलेंगे ये हमारा अनुप्रस्थ काट है। लेकिन अगर हम इसको टेढ़े काट दिए, यहाँ से हम इस तरह काट दें तो कुछ अजीब कुछ लंबा दिखाई देगा, तो वो अनुप्रस्थ काट नहीं रहेगा। अनुप्रस्थ काट का क्या मतलब होता है, इसके हमेशा लंबवत काटना है, तो यह जो काला चीज़ दिख रहा है हमारा अनुप्रस्थ काट है। तो उसी तरह इस तार को जब हमने अनुप्रस्थ काटा तो ये जो क्षेत्रफल आया है वही क्षेत्रफल हमें लेना है। तो हमारा क्षेत्रफल आई हो गया, आई दिया है, क्षेत्रफल हमारा ए दिया है, तो हमारा धारा घनत्व तो कितना होगा,
तो दिया है धारा घनत्व तो क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली विद्युत धारा। तो बोल देंगे कितना हो जाएगा, धारा कितनी है NEVD इंटू ए, और क्षेत्रफल कितना a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो J बराबर कितना हो जाएगा NEVD, यानी J बराबर, इसको हम अंग्रेजी में हिंदी में थोड़ा सा तरीका याद बोले तो ये कितना हो जाएगा, नेवट हो जाएगा। यह नेवट कोई ज़रूरी चीज़ नहीं, आप मानना है तो मान सकते हैं, या सिर्फ एक तरीका है याद करने का। बाकी अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप अपना दूसरा भी बना सकते हैं, लेकिन जहाँ तक अच्छा, अगर ऐसे ट्रिक बनाते हैं, अगर आपको याद हो रहा है तो बना लेना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि ऐसा नहीं कर सकते। भाई हमें याद करना है, याद हमें करना है तो हम अपना तरीका निकाल सकते हैं, क्योंकि जितना जल्द आसान तरीका निकालेंगे तो जल्दी जल्दी हमें याद होगा। तो याद करना ही हमारा मेन मोटिव है, और साथ ही साथ समझना है कि कैसे आया। यह चीज़ हमें समझना चाहिए कि यह आई कैसे आया था, इसका डेरिवेशन जो होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अभी जो हमने पढ़ा, अभी जो देखा है कि आई बराबर यानी ये VD ये है, यह कभी कभी यह अक्सर पूछ देता है बोर्ड में कि सिद्ध कीजिए कि आई बराबर इतना, या कहीं कहीं दे देता है कि विद्युत धारा का व्यंजक ज्ञात कीजिए, या बोल देगा कि विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध ज्ञात कीजिए। तो ये बहुत बार पूछ दिया है, कई बार पूछा, इसलिए इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। और साथ ही साथ आप डेरिवेशन को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, पता चल जाएगा। इसके साथ हमने धारा घनत्व को भी देख लिया। अब हम लोगों को देखना है गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती, तो हम लोग बोलेंगे कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग को गतिशीलता कहते हैं, या प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग गतिशीलता कहलाती है। यानी हमको गतिशीलता को हम बोलते हैं मतलब गतिशीलता को हम बोलते हैं म्यू से, यानी यह जब भी दिया रहेगा तो इसका मतलब होता है गतिशीलता। तो गतिशीलता क्या होता है, तो प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में प्राप्त अनुगमन वेग यानी VD, यानी जो भी अनुगमन वेग आएगा उसमें अगर हम विद्युत क्षेत्र से भाग दे दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, गतिशीलता निकल जाएगा। अब समझने वाली बात यह है कि गतिशीलता हमेशा आवेश वाहक की होती है, यानी आवेश वाहक की निकाली जाती है गतिशीलता। अभी आवेश वाहक क्या होता है, तो हम बोल देंगे कि आवेश वाहक वह होता है जिस पे आवेश जाता है। जैसे हम बोले हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक द्रव्यमान होगा, एक कण होगा, मतलब होगा क्या, वो कण ही है, यानी इलेक्ट्रॉन एक कण है, इसके ऊपर आवेश है, यानी जैसे जैसे वो द्रव्यमान जाएगा वैसे वैसे आवेश भी जाएगा। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश वाहक है। तो वैसे जो हमारा गतिशीलता होती है वह किसकी निकाली जाती है, हमेशा आवेश वाहक की निकाली जाती है। तो वह आवेश वाहक की गतिशीलता निकाली जाती है। तो एक पहला चीज़ हो गया कि गतिशीलता किसकी निकाली जाती है, तो बोलेंगे आवेश वाहक की निकाली जाती है। और दूसरा चीज़ क्या है कि ये जो गतिशीलता होती है ये सदैव धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, कि गतिशीलता हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी भी धनात्मक, हमेशा धनात्मक होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं आती है। और अब हम इस गतिशीलता का मात्रक निकालना चाहते तो हम निकाल सकते हैं कि अनुगमन वेग है, वेग का मात्रक क्या हो जाता है, तो बोल देंगे वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। और विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो जाएगा क्या न्यूटन प्रति कूलम, उसी से हम रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इसका जो मात्रक आता है तो हम लिख देंगे कि हमारा मात्रक आता है, इसका मात्रक आ जाता है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, यानी मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड क्या निकल जाएगा हमारा अनुगमन वेग में। जब विद्युत क्षेत्र से भाग देंगे तो क्या गतिशीलता निकलेगी, और गतिशीलता का मात्रक कितना होगा। तो हमारे सवाल में VD दिया रहेगा, E दिया रहेगा तो गतिशीलता पूछ देगा, या इसमें म्यू दिया हो, E दिया हो, VD पूछ देगा, मतलब इन तीन में से कोई एक गायब कर देगा, पूछ देगा। तो बाकी हम पक्षांतर करना आता है तो हम पक्षांतर करके हल कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम अगली वीडियो देखेंगे, हम इसमें अगले वीडियो में हम लोग अपवाह वेग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व और गतिशीलता, इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं उसको करेंगे। यानी जो हमारा जो थियोरी पार्ट था, जो हमें लिखने वाला चीज़ था या जो समझने वाला चीज़ था, वो यहीं तक है। अब हम इसमें सवाल हल करेंगे, यानी जब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे अगले वीडियो में।